तो भाई आप लोगों की जो फिजिक्स थी वो लगभग पूरी हो चुकी थी। आज हम शुरू करते हैं आप लोगों की केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तो इसमें आपका जो पहला चैप्टर है 10th क्लास में उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो बात है आपके लिए कि हम समीकरणों को बनाते कैसे हैं, कैसे दो तत्वों के या दो यौगिकों के बीच में हम क्रियाएं कराते हैं। कुछ तो आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट उससे पहले मैं आपको सबसे पहले वही रिपीट कराऊंगा कि भाई समीकरणों के जो आप भाग लेते हैं उनके बीच में क्रियाएं कराते हैं तो उसका मेन रोल क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, एक इंपोर्टेंट पॉइंट होता है हमारे लिए जो आपका 9th में पढ़ा हुआ है, उसे बोलते हैं संयोजकता। संयोजकता इसको अंग्रेजी में कहते हैं वैलेंसी। संयोजकता वैलेंसी। तो संयोजकता क्या होती है सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। कोई बच्चा बताएगा संयोजकता क्या होती है? चलिए, याना कि संयोजकता क्या है, इसकी दो प्रकार से डेफिनेशन देते हैं। एक तो डेफिनेशन होती है किसी तत्व की संयोग करने की अक्षमता, यानी कि कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से जो संयोग करता है उसकी जो अक्षमता होती है, पावर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? संयोजकता। लेकिन ये तो एक प्रकार से देसी परिभाषा हो जाएगी। लेकिन जो इसकी मेन परिभाषा होती है जिसके आधार पे हम समीकरणों को बैलेंस भी करते हैं वो क्या है? चलिए, जैसे कोई तत्व है हमारे पास सोडियम, Na इसका संकेत होता है, 11 इसका परमाणु क्रमांक होता है, सभी को पता। संयोजकता क्या? आपने 9th क्लास में एक बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ा था, उसमें आपने कई प्रकार के परमाणु मॉडल पढ़े हैं, नील्स बोहर, थॉमसन, रदरफोर्ड वगैरह पढ़े हैं सभी ने। तो वहां बोहर ने क्या बताया था कि किसी भी तत्व की कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? क्या सूत्र था उसका? सूत्र बताया था एक आप लोगों को शायद 9th क्लास में अगर याद हो तो 2n स्क्वायर। बोल गया भाई। किसी भी तत्व के जो कोष होता है, कक्ष होता है, उसमें बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2n स्क्वायर, ये सूत्र होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं पहले कक्ष की, तो पहले कक्ष के लिए इनकी वैल्यू कितनी रख देंगे? 1। तो 2 गुणा 1 का वर्ग करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। फिर दूसरे कक्ष की बात करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। फिर ऐसे ही तीसरे कक्ष की बात करेंगे, 3 का वर्ग 9 और 9 दूनी 18। ऐसे ही आपका चलता चला जाता है बेटा। क्लियर हुई बात? ये किसने बताया था? नील्स बोहर ने। अब इसके आधार पे ही हम किसी भी चीज की संयोजकता फाइंड करते हैं। इसके आधार पे करा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन है, विन्यास का मतलब होता है उन्हें बांटना, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों के रूप में बांटना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। क्लियर हुई बात? तो यहाँ से बात करते हैं इसकी संयोजकता कैसे होगी। यहीं से इसकी मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा आप लोगों को। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ? 11। याना कि किसी भी तत्व में जो उसका परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, और सदैव किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अर्थात किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। बात समझ में आ गई? तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसमें भाई? 11। चलिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। पहले कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। दूसरे में 8। कितने बचे अब भाई? टोटल 11 थे, 10 तो हमने भर दिए। आगे कितने बचे? यानी कि तीसरे कक्ष में कितना जाएगा? केवल 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी बात यहां तक? बस यही इसकी संयोजकता, एक वैलेंसी। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसकी डेफिनेशन बड़ी आसान है। यहां से क्या डेफिनेशन निकलेगी? किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा में, ये बाहरी कक्षा है ना, तो किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? उस तत्व की संयोजकता। समझ में आ गया सभी की? संयोजकता क्या होगी? किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, इसकी संयोजकता।
बात समझ में आ गई सभी की। चलिए अब ये जो कक्ष होते हैं हमारे, आपको भरने का इनका तरीका बता ही दिया मैंने, फॉर्मूला होता है, इसके आधार पे भरा भी जाता है। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, इंटर क्लास में, तो वहां आप इसके और भी ज्यादा नियम पढ़ते हैं कि भाई इनको हम किसके अनुसार भरते हैं, क्रमानुसार। एक वहां पुंड का नियम पढ़ेंगे, आप बाहु का नियम पढ़ेंगे, इस प्रकार के कई नियम है, ठीक है। उस पर बात करेंगे तो मुद्दा काफी बड़ा हो जाएगा। कम टू द पॉइंट, अपने पॉइंट पे आते हैं। ये सभी को समझ में आ गया। तो आप किसी भी तत्व की संयोजकता इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा, ये तो बात करिए हमने सोडियम की। एक हमारे पास होता है 8O16, 8O16। ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार होता है 16। ये ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कितना आएगा, फिर कितना आएगा, 6। यही आएगा ना, क्लियर है वहां। चलिए अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, सबके सब यही कहेंगे भाई संयोजकता आ गई 6, है ना भाई। सबके माइंड में यही क्वेश्चन आया होगा, इसकी संयोजकता कितनी है, 2। आपको ऐसा लग रहा कि भाई बाह्यतम कक्षा में सर जी ने भी बताया है कि इसकी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं, लेकिन इसकी संयोजकता 6 नहीं है। यहाँ पे आपको बस 3 नियम समझने। वो 3 नियम कौन कौन से हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा संयोजकता निकालने के। फिर एक सूत्र ये भी लिखा हुआ है, इंटर क्लास में अप्लाई होता है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। इससे भी संयोजकता ही फाइंड करी जाती है, इसका भी बताऊंगा। अभी पहले ये वाला समझ लीजिएगा अपना देसी, जो आपने 9th में पढ़ रखा है। पहला नियम क्या होता है संयोजकता निकालने का, ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता भी क्रमानुसार 1, 2, 3, 4 ही होगी। अगर बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता वो सेम वही रहेगी। 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 रहेगी, 2 होंगे तो 2 रहेगी, 3 होगा तो 3 और 4 होगी तो 4 होगी। क्लियर हुई बात यहां तक। लेकिन जब किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा हो जाए, 5, 6, 7, 8 हो जाए, तो फिर जो हमारी बाहरी कक्षा होती है इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम 8 में से घटा देते हैं। तो इसे 8 में से घटाएंगे, सेकंड पॉइंट है हमारा ये, कितना बचेगा, अर्थात यहां जो है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 2। क्लियर होगी बात। इसका अर्थ क्या होता है, जब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब इसकी कक्षा में, बाहरी कक्षा में इसे पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर सकता है। भाई जिसको आवश्यकता होती है वो क्या करता है, ग्रहण कर सकता है। और जो जिसके पास एक्स्ट्रा होता है वो क्या कर सकता है, दे देता है। आपने 9th क्लास में धातु और अधातु के बारे में पढ़ रखा। जैसे ये पढ़ा आपने, सोडियम आपकी धातु है और यह अधातु है, तो आपने पढ़ भी रखा है कि धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करती हैं और जो ऑक्सीजन होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। चूंकि इसमें ऑक्सीजन अधातु, डेफिनेशन आप लोगों की पढ़ी हुई है कि जो धातु होती है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, धनायन बनाती है, और जो हमारी अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। बात क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत। सेकंड पॉइंट सभी के समझ में आ गया, बात समझ में आ गई सभी की। जैसे हम आगे इस प्रकार के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो तो मैं एक एग्जाम्पल आपको बता के चल रहा हूं कि बाद में अगर 1, 2, 3, 4 है तो उसकी संयोजकता वही रहेगी, और बाद में यदि 5 से ज्यादा है यानी कि 4 से ज्यादा है तो संयोजकता हम 6 उसमें से 8 में से घटा के निकालेंगे। क्लियर हुई बात। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, यदि बाहरी कोष पूर्ण हो जाए, बाहरी कोष पूर्ण हो जाए, जैसे पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, दूसरे में 8, तीसरे में, याना कि अगर ये कक्ष पूरा भर जाए तो उसकी संयोजकता होती है 0। जैसे हीलियम होता है हमारे पास 2He4, ये इसका संकेत होता है हीलियम का। तो इसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2। जब आप 2 को भरेंगे तो पहली कक्षा में 2 ही आ जाएंगे, तो कोष पूर्ण हो गया। न तो इस पे कमी रही और न इस पे अधिकता है। तो इसका मतलब हीलियम की जो संयोजकता है वह कितनी रहेगी,
क्लियर होगी बात यहाँ पर, कोई दिक्कत? ऐसे ही आपका नियोन होता है, मेरे ख्याल से नियोन का जो है 10 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ के इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 10। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 8। बाहरी कक्ष पूर्ण है कि नहीं है, समझ में आ गया? तो यहाँ के इसकी संयुक्ता भी कितनी है 0। क्लियर हुई बात यहाँ तक? तो यहाँ क्या आपको करना क्या, 3 पॉइंट आपको समझने थे, तीनों की तीनों समझ में आगे संयुक्ता निकालने के। तो पहला हमारा मेन पॉइंट केमिस्ट्री में ये होता है कि आपको संयुक्ता के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो तीनों के तीनों पॉइंट आपके क्लियर हैं। पहले में क्या करना है, 1 2 3 4 होगा तो सेम रखना है। बाहरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा हो जाएगी तो 8 में से घटा के संयुक्ता फाइंड करनी है। और यदि बाह्य कोश पूर्ण हो जाए तो उसकी संयुक्ता कितनी होती है 0। क्लियर हुई बात? 0 क्यों होती है, इसका भी रीजन समझ लीजिए, क्लियर करके बताता हूं मैं आपको कि बाहरी कोश पूर्ण होने पर 0 क्यों होती है। मान लीजिएगा आपके घर में 4 कमरे, आपका जो हाउस है उसमें 4 रूम है। एक रूम जो है आपका ऐसा है कि उसमें भाई 4 व्यक्ति जो हैं आराम से सो सकते हैं, 4 बेड है उसमें, 4 ही व्यक्ति उसमें सो सकते हैं, 5वें की गुंजाइश नहीं। बात समझ में आ रही? जो दूसरा बेड है मान लीजिए उसमें 3 ही सो सकते हैं। जो आपका दूसरा कमरा है उसमें 3 व्यक्ति सो सकते हैं, 3 व्यक्ति को सोने की वहां पर व्यवस्था है। बात क्लियर हुई? मान लीजिएगा जो आपका तीसरा चौथा रूम है वो केवल आपके लिए प्रयोग का है, आपके 2 कक्ष जो हैं वे केवल और केवल मेहमान के लिए, कि भाई आप कोई मेहमान आएगा आप उनको वहां पे पढ़ा देंगे। गलती से आपके घर में मेहमान आ गए 8 या 7 ही मान लेते हैं, स्टार्टिंग 7 ही मेहमान मान लीजिए आपके घर में आ गए। आप क्या करेंगे, 4 मेहमान को एक कमरे में सुलाएंगे, 3 मेहमान को दूसरे कमरे में सुलाएंगे। अब आपके पास कोई गुंजाइश नहीं बची है कि आप कोई और मेहमान आ जाए तो उसे इस कमरे में उस कमरे में एडजस्ट कर लें, यानी कि पहले 2 कक्ष आपके पूर्ण हो चुके हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, न तो कमरा मेहमान को बचा लेने के लिए तैयार दूसरे को जो आएगा, और न वो एक मेहमान को देने के लिए तैयार, न उसको बाहर निकाल सकता, न ही दूसरे को ले सकता, क्योंकि वो पूर्ण हो चुका। और जो व्यक्ति पूर्ण मानता है अपने आप का, पूर्ण हो जाता है, वो क्या सोचता है, भाई ना तो मैं किसी को कुछ दूं और ना मैं किसी से कुछ लूं। यही तो कहते हैं ना भाई, जो पूर्ण है वो यही तो कहेगा कि ना तो मुझे किसी की आवश्यकता और ना ही मैं किसी के लिए कुछ करूं। पूर्ण का अर्थ ये होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, उसकी जो संयोग करने की क्षमता है वह कितनी है 0 है, वो किसी से संयोग नहीं करेगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यानी कि वो अपने कमरे को किसी से शेयर नहीं करेगा, न तो दूसरे पर्सन को लेगा और न ही इसमें जो उपस्थित पर्सन है उनको किसी को देगा। बाहर निकालेगा, भाई रात को तो 12 बजे निकल जाए यहाँ से, मैं दूसरे को एडजस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं करेगा। तो ये क्लियर हुआ पॉइंट। तो बाहरी कक्ष जब पूर्ण हो जाता है तो उसकी संयोजकता कितनी रहती है 0 रहती है। क्लियर होगी बात? तो संयोजकता आप लोगों की समझ में आ गया। संयोजकता क्या होती है, किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो क्या होती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो आप लोगों का मेन पॉइंट है, चैप्टर तो आपका कल ही स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन मेन पॉइंट ये है आपका, इसको समझना है। जो मैं बात कर रहा था अभी कि इंटर क्लास में आप एक फॉर्मूला ये भी पढ़ेंगे संयोजकता फाइंड करने का। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला होता है। हमारे 4 कक्ष होते हैं एस पी डी एफ। इंटर क्लास में इन कक्षकों के ऊपर पूरा एक चैप्टर बना रखा है एसपीडीएफ। ये 4 कक्ष होते हैं। इंटर क्लास जब आप करेंगे तो वहां इसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी। इन्हीं के आधार पर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा जाता है। क्या है समझ लीजिएगा। जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनों को डिवाइड करने का। 1s2 2s2 s का मतलब पहले कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2। ये डिवाइडेशन होता है। फिर 2p6 3s2 आ जाएगा, फिर 3p6, फिर 3d10, फिर आपका 4s2, फिर 4p6, फिर 4d10। भाई यहाँ 3d था तो यहाँ 4d10 आ जाएगा, फिर 4f14। अर्थात इनके आधार पर आप क्या देख रहे हैं, जो हमारा कक्ष ऐसे है
इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बाहरी कक्षा में? 2। जो हमारा पी ब्लॉक है इसमें अधिकतम कितने कक्ष रह सकते हैं? सॉरी इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 6। और जो आप देख रहे हो डी, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? और एफ में अधिकतम कितने रह सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो आपके पास एक सूत्र है, इसकी पूरी डिटेल इंटर क्लास में पढ़ते हैं आप, यहाँ तो इसका कोई खास प्रयोग है नहीं, फिर भी मैं बताता चलो संयोजकता के बारे में। अब जैसे बात अपने मुद्दे की करते हैं, अभी मैंने आप लोगों को सोडियम की संयोजकता निकाल के दिखाई थी 11 इसके आधार पे कैसे करेंगे? डिवाइडेशन कर दीजिएगा। इसका डिवाइडेशन जब आप करेंगे 1s2 2s2 2p कितना बचेगा? 6 पूरा का पूरा भरा गया। कितने इलेक्ट्रॉन आगे? 2 2 4 और 6 10। अब आगे कितना बचा हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये किसमें चला जाएगा? एस ब्लॉक में आ जाएगा 3s। है आसान काम भाई, समझ में आ गया सभी को? तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है, तो इसकी संयोजकता कितनी है? ये वही बात, कोई दिक्कत? mg की बात कर लेते हैं। एक दो बता दूं मैं आप लोगों को। मैग्नीशियम का 12 होता है, आपने 9th क्लास में भी सभी ने पढ़ा हुआ है। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है कितना होता है? 12। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s, तो कितनी आ गई इसकी संयोजकता? समझ में आ गया? इससे आगे आएगा, फिर उसकी 3 आ जाएगी, फिर इससे आगे आएगा 4 आएगी, फिर इससे अगला आएगा, उसकी बाहरी कक्षा में 5 आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है? वहां घटाकर लिखना, ठीक है? जैसे भी 7n होता है आपका नाइट्रोजन 7n14, इसका जब आप करेंगे कितना आएगा? 1s2 2s2 2p6 कहां से आएगा? दिमाग लगाओ। 2 2 4 और 3 7 ही तो है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? ये डायरेक्टली संयोजकता दे देगा। यहाँ कभी कभी क्या होगा, आपको घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। कैसे? अगर आप इसके आधार पे निकालोगे अपने देसी फॉर्मूले के आधार पे, तो यहाँ क्या आएगा? 2 5, यही तो आएगा। अब 4 से ज्यादा आगे हमारे कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो क्या करते थे? यहाँ 8 में से इसको क्या करेंगे? आप घटाएंगे, कितना आएगा? बात क्लियर हुई? इसमें आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, उसमें आपको बस वो तरकीब जो बताई वो करना पड़ेगा। तो आप लोगों की संयोजकता समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कभी कभी क्या होता है, याद रखना इसको आप ओरली, बाकी तो मैं लिखवा ही दूंगा आप लोगों को। जो बाहरी कक्षा में जब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी संयोजकता को 5 भी प्रयोग करा जाता है, 5 भी प्रयोग करा जाता है, और उसकी संयोजकता को 3 भी प्रयोग करा जाता है। जैसे 1 2 एग्जांपल बताता चलो मैं आप लोगों को। चलिए आप पहले ये बताइए संयोजकता सभी की क्लियर होगी कि नहीं होगी? इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब हम बात करते हैं संयोग कैसे करा जाता है, यानी कि एक तत्व दूसरे तत्व से संयोग कैसे करता है, बात उसकी करते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। जैसे सभी ने पढ़ भी रखा होगा H2 प्लस O2, 9th में भी आपके पास थी संयोग करने की क्षमता कैसे होती है। हमें क्या करना है, जब किसी भी तत्व का या यौगिक का संयोग कराना है तो इसमें हमेशा प्लस माइनस के साथ में जुड़ता है, और H हमेशा क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। और इसकी संयोजकता भी पढ़ी हमने, कितनी होती है? 1। पढ़ी नहीं है तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1H1 होता है। तो पहले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 ही रहेगी। क्लियर है बात? ऐसे लिख दीजिएगा संयोजकता को H+1। 1 तो नहीं भी लिखो, प्लस से काम चल जाएगा। ऑक्सीजन की अभी बताई थी मैंने आप लोगों को, कितनी होती है? 2, और ऑक्सीजन की माइनस में होती है। क्लियर होगी बात? चूंकि यह धातु इलेक्ट्रॉन लेती है। बात समझ में आ गई? हालांकि अपवाद के लिए 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो हाइड्रोजन भी एक अधातुई नॉन मेटल है, बट ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाती है। ये अपवाद भी है उसमें आपकी केमिस्ट्री में जो आप टेबल पढ़ेंगे आवर्त सारणी, उसमें इसका वो दे भी रखा कि भाई इसका स्थान वहां पे निश्चित नहीं है, पूरी डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा आप लोगों को आने वाले चैप्टरों में। चलिए बात मुद्दे की करते हैं, संयोग कैसे करना है। जैसे आप 2 तत्वों को आपस में मिलाएंगे H2 और O2 को,
ये तो एक एग्जाम्पल है, सबके लिए ऐसा ही होता है। बस आपको क्या करना है, जो प्लस की संयोजकता है वो पहुंचा देनी है माइनस पे, और जो माइनस वाली संयोजकता है वो पहुंचा देनी है आपको। अर्थात हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी थी, एक इस पे चली जाएगी ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन की कितनी थी, दो आ जाएगी हाइड्रोजन, जब ये योग करें। क्लियर होगी बात? तो यहां से आपका क्या बनेगा, H पे कितना लग जाएगा 2, और ऑक्सीजन पे कितना लग जाएगा 1। एक को कभी लिखते नहीं, वो एक ही माना जाता है। तो क्या बन गया, मम बन गया आपका, या ना के जल, पानी बन गया। क्लियर है बात? तो कैसे संयोग करना है समझ में आ गया सभी को? कोई समस्या? जैसे जैसे वो आपके चैप्टर आगे बढ़ेंगे, पहला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, तो वैसे वैसे सभी आप लोगों की बड़ा इजी समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे संयोग करा जाता है। लेकिन एक बात और इसमें ध्यान रखना है, 9th में शायद आपने पढ़ा भी था, जो तत्व आपस में संयोग करते हैं इनको बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक का मतलब जिनके मध्य क्रिया होती है, और इसे कहते हैं उत्पाद। उत्पाद यानी कि प्राप्त होने वाला फल, इसको प्रतिफल भी कहा जाता है, उत्पाद या फिर प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब जो आपने करा उसका फल आपको क्या मिला। कहते हैं ना भाई कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो फल से मतलब है आपका किया हुआ कर्म, उसके पश्चात आपको मिलने वाला। अगर आप मजदूरी कर रहे हो तो दिहाड़ी, वो फल है आपका। कभी फल का मतलब फ्रूट समझ लो भाई सेब मिलेगी बाद में, सेब नहीं मिलेगी। यहाँ फल से मतलब है आपके कर्म किया हुआ जो लास्ट में आपको मिलता है, तरक्की जो मिलती है, सफलता जो मिलती है, वो फल है यहाँ पर। तो आपने इनको आपस में मिलाया और आपको जल मिला। तो मैं बात बता रहा था आप लोगों को, 9th में आपने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसमें क्या बताया गया था कि जो अभिकारकों का द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है, या ना कि जितना द्रव्यमान इनका होगा उतना ही द्रव्यमान हमारा जो प्रतिफल होगा उसका आएगा। अर्थात इनको क्या करना पड़ता है समीकरणों में, बैलेंस। समीकरण का अर्थ क्या है, संतुलन। अर्थात जितना द्रव्यमान इधर होगा या जितने परमाणु इधर होंगे उतने परमाणु इधर करने पड़ेंगे। बात क्लियर हुई? अर्थात बैलेंस कैसे करा जाए देख लेंगे। तो इसकी गुणा में कितना कर दीजिएगा 2। अब इसकी 2 की गुणा इसमें भी पढ़ी जाएगी, इसमें भी मानी जाएगी। तो यहाँ 1 था तो 2 एकम इसके पूरे हो गए। लेकिन अब हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 दूनी 4। या तो अपने आप की बात है, इधर कितने हैं 2 से यहाँ गुणा कर दीजिएगा चुपचाप। कितने हो गए 2 दूनी 4 और इसके 2 हो गया पूरा। तो आपको जल जो है पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ। क्लियर हुई बात? तो संयोग आपस में कैसे कराते हैं सभी को समझ में आ गया। चलिए ये तो बात थी हमारी केवल तत्वों की। कभी कभी क्या होता है हमारे पास, जैसे एक एग्जांपल ऐसा भी बता दूं मैं आप लोगों को, जैसे मैग्नीशियम है, इसकी क्रिया आप ऑक्सीजन से कराते हैं। मैग्नीशियम इसकी संयोजकता अभी मैंने आप लोगों को बताई थी +2, और इसकी होती है O-2। अगर इनकी संयोजकताएं किसी एक संख्या से दोनों की दोनों कट रही हैं तो पहले काट दीजिए। 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इसे काट दीजिएगा, 2 एकम और 2 एकम। अब इस पे भी कितनी बची 1, और इस पे भी कितनी बची 1। तो पहले इस तरीके से आपको काटना है। अगर कहीं ऐसा आ गया जो एक संख्या से कट रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपका 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो 2 से कट जाएगी, तो 2 एकम और 2 दूनी, तो इसकी 2 बचेगी, इसकी 1, 2 इस पे पहुंचा देंगे, 1 इस पे। लेकिन यहाँ तो 1 बची हुई है, तो सीधा आपका क्या बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आ गई सभी की? बैलेंस इसको भी करना। इधर ऑक्सीजन का कितना है, इधर कितने हैं, पहले से पकड़ो। अब इधर मैग्नीशियम के कितने हो गए, इधर कितना है, फिर इसमें 2 से गुणा कर दो, हो गया। तो बैलेंस करना आसान है, कोई समस्या किसी को? चलिए ये तो बात है तत्वों की। बस आपको संयोजकता याद होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार के तत्वों का आपस में आप उनका मिलन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी को समझ में आ गया? अब संयोजकताओं का जो चार्ट है लगभग आपके 30-35 स्टार्टिंग वाले हैं, जो मेन आपके केमिस्ट्री में प्रयोग होते हैं, मैं सारे के सारे आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, उनकी एक टेबल बना रखी है, मैं आप लोगों को सारी के सारी बता दूंगा। उनको आप फिर याद कर लेना, और जो फॉर्मूला बताया उसके आधार पर उनको ज्ञात भी कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ होते हैं ग्रुप,
समूह। समूह का मतलब क्या है भाई? समूह से मतलब क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक चीजें जुड़ी हुई होती हैं उसको समूह बोलते हैं। क्लियर हुई बात? जैसे आपके कई समूह है, हो सकता है मैंने 9th क्लास में भी आप लोगों को हल्का फुल्का बताया हो इस विषय में। जैसे आपका ये होता है SO4 सल्फेट, इसकी वैलेंसी माइनस का 2 पता है ना? चलिए, ऐसे ही आपका हाइड्रोक्साइड होता है OH माइनस। ऐसे ही आपका अमोनियम ग्रुप होता है NH4 प्लस, इसका मतलब यहां +1 है, इसका मतलब -1 है। तो इस प्रकार के आपने पढ़े हैं। नाइट्रेट ग्रुप होता है NO3 -2, सॉरी -1 ये होता है NO3, ये नाइट्रेट ग्रुप होता है। ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है, ये अमोनियम ग्रुप होता है, ये सल्फेट ग्रुप होता है। इस प्रकार के कई हैं, वो सारे के सारे आपको मैं लिखवा भी दूंगा, ठीक है? पहले भी इनका समझ लीजिएगा इनको कैसे भेड़ते। अब फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिया करी है Zn क्या होता है हमारा? जिंक। इसकी क्रिया आपने सल्फ्यूरिक अम्ल से कर दी H2SO4। सभी ने पढ़ रखा है 9th में, सल्फ्यूरिक अम्ल बता रखा है H2SO4। चलिए खैर बात यहीं पे करते हैं, ये कैसे भिड़ा आपस में, इसे देख लो पहले बेचारे को। इसका अर्थ क्या है? हम इसकी संयोजकता इस पे गई हुई है और इसकी इस पे आई हुई है। यहां कितनी है? 2। इसका मतलब किसकी है? वो सल्फेट ग्रुप की है पूरे की। और इस पे कितनी गई हुई है? 1 है केवल। पूरे SO4 को ऐसे लिखा जाता है भाई, 1 है यहां से। ये 1 किसकी थी? हाइड्रोजन, वो इस पे गई हुई है। इसकी कितनी थी? 2, वो किस पे आई हुई है? हाइड्रोजन पे। क्लियर हो गया? तो ये भी आपस में कैसे भिड़ा हुआ है पता लग गया आपको। इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं और इसको वैसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तीसरा चैप्टर आप अम्ल, अक्षार और लवण वाला ही पढ़ेंगे, उसमें आप बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ लेंगे। चलिए अब इसको भेड़ना कैसे? इसकी संयोजकता लिख दीजिएगा, जिनकी Zn+2 होता है, प्लस इसकी अभी बताई थी H+, और इसको तोड़ देंगे आप SO4 -2। अपने आप ही यहां ये बता रहा है कि भाई इसमें मुझको तोड़ दीजिए। क्लियर हुई बात? मैंने आप लोगों को क्या बताया? प्लस को माइनस के साथ में भेड़ना है। प्लस वाला सदैव माइनस वाले के साथ में क्रिया करेगा। प्लस वाला पोर्शन पहले लिखा जाता है, माइनस वाला बाद में लिखा जाता है, या ना कि इसके साथ में भिड़ेगा। इसकी कितनी है? इसकी भी कितनी है? तो 2 से 2 आप काट नहीं सकते भाई, 2 एकम 2, 2 एकम, तो क्या आ गया हमारे पास? ZnSO। क्लियर हुआ यहां तक? कोई समस्या है? आसान भेड़ना। अब हमारे पास क्या बचा? केवल अब ये बेचारा अकेला पड़े, इसके साथ संयोग करने के लिए कोई है नहीं। अर्थात मेहमान आए हुए थे 5, 4 पहले कमरे में एडजस्ट कर दिए, 1 बचा हुआ। वो क्या करेगा फिर? चुपचाप दूसरे कमरे में पड़ेगा और क्या करेगा, है ना? तो यहां आके यहाँ हाइड्रोजन हमारा अकेला बच गया, तो यहाँ ये चुपचाप जो है हाइड्रोजन गैस, H तो लिख नहीं सकते, H2 का पूरा संकेत होता है H2। हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या हो जाती है? बाहर निकल। जब इसके साथ कोई संयोग करने वाला नहीं बचेगा तो ये फिर अकेला ही बेचारा बाहर आ जाएगा। तो इस क्रिया में ये हाइड्रोजन गैस बाहर भी निकलती है। जहां पे गैस निकलती है वहां पे ऐसा चिन्ह लगाया जाता है, भी सारी डिटेल पढ़ते चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो ये समझ में आ गया भाई, ग्रुप को कैसे एडजस्ट करा जाता है, कैसे इनका संयोग करा जाता है। क्लियर हुई बात? अब आप लोगों को जो संयोजकता का मैटर आप लोगों को ये पढ़ाया गया है आज, इसको बस आप बढ़िया तरीके से अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। फिर किसी भी यौगिक की, किसी भी तत्वों की क्रिया करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो संयोजकता का टेबल चार्ट है वो आप लोगों को मैं लिखवा दूंगा या फिर बोर्ड पे बता दूंगा, एक बार समझा भी दूंगा अगर आप कहेंगे, नहीं तो फिर मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को। तो वो संयोजकता आपको बढ़िया तरीके से लर्न करनी है। जो फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए उसके आधार पे उनको निकालना भी है। निकाल के देख लेंगे, फ्री टाइम में पड़े हुए 1-2 निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है? फिर आपका कल से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये मेन भूमिका थी इसकी, इसके बिना चैप्टर को करना थोड़ा बेईमानी वाला कार्य हो, ठीक है? तो कल से आपका ये चैप्टर चलेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज आप लोगों को संयोजकता को बढ़िया तरीके से लर्न करना है और आपस में कहीं पे जैसे ग्रुप में बैठे हुए हो तो वहां एक दूसरे से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा करो, शेयर करा करो,
भाई इसकी संयुक्ता बता कितनी होगी, निकाल के बता कैसे आएगी, या फिर दो तत्व दे दीजिएगा उसको, भाई इनको भेड़ के बता कैसे भिड़ेंगे, और जबरदस्ती भी मत भेड़ देना क्योंकि कुछ भिड़ते भी नहीं है। ठीक है, तो आज आप यहाँ तक का करिए, बाकी कार्रवाई कल करते हैं।